to my YouTube channel, and this is the series of developmental biology. In this lecture, we are going to discuss cell-to-cell communication and when cell-to-cell communication is needed. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जैसा मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि गैस्ट्रुलेशन के पीरियड के टाइम ही सेल को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, एपिजेनेटिक्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अभी तक तो हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो सेल के अंदर थी। अब एक सेल का दूसरे सेल के साथ क्या बिहेवियर है, किस बिहेवियर के बेसिस पे चीज़ें डेवलपमेंट में जा रही हैं, वो चीज़ें अब हम पढ़ेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन में, यानी कि एक सेल की दूसरे से कैसे बातचीत होती है। तो ये शुरू होता है गैस्ट्रुलेशन के पीरियड में। जब मैंने गैस्ट्रुलेशन पढ़ाया था तो उसमें अभी उस वीडियो में आपने देखा होगा कि गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे ही सेल को मूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सेल मूव करती है, सेल मूव कर रही है, इसका मतलब सेल दूसरे से इंटरेक्ट करेगी। आपको याद होगा कि एक सेल दूसरे से इंटरेक्ट करती है और उसके अकॉर्डिंग जब काम करती है तो वो किस तरीके का स्पेसिफिकेशन था, वो था कंडीशनल स्पेसिफिकेशन। मतलब अब वो कंडीशन के बेसिस पे स्पेसिफाई होगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होगा। मैंने तीन तरीके की स्पेसिफिकेशन पढ़ाई थी, ऑटोनॉमस, कंडीशनल एंड सिंक्शियल, जिसमें बताया था कि क्या होता है। ऑटोनॉमस में सेल का फेट पहले से डिसाइडेड होता है और फेट ही उसका इतना ज़्यादा होता है कि पोटेंसी नहीं आती है। मतलब सेल का फेट पोटेंसी के वो होता है, ज़्यादा होता है, फेट ज़्यादा होता है, जो बनना है वही डिसाइडेड होती है। कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में पोटेंसी ज़्यादा होती है फेट से, ठीक है। और सिंक्शियल स्पेसिफिकेशन में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड विदाउट सेल डिवीजन। ये चीज़ें मैंने बताई थी। तो अब हम देखेंगे सेल टू सेल कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक सेल का दूसरे सेल से कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके का है कि एक सेल जो होती है वो दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज़ करती है। इन्हीं मॉलिक्यूल को या इन्हीं प्रोटीन को, वो कुछ भी मॉलिक्यूल हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कोई लिपिड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। जैसे हार्मोन होता है, स्टेरॉइड्स होती हैं। तो सेल एक मॉलिक्यूल को अपने आउटसाइड, मतलब सेल के बाहर भेजती है। वो मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं लाइगेंड, इसका नाम है लाइगेंड, ठीक है। ये मॉलिक्यूल दूसरी सेल से इंटरेक्ट करता है क्योंकि इस सेल के ऊपर होता है रिसेप्टर इस लाइगेंड के लिए। अगर सेल इस तरीके का रिसेप्टर देगी, इस तरीके का लिगेंड देगी, तो यहाँ पे ऐसा रिसेप्टर होगा सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जैसा लिगेंड होगा उसी के स्पेसिफिक रिसेप्टर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये लिगेंड है, ये यहाँ से निकलेगा एक सेल वन से और दूसरे सेल पे जाके अपने ही रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। जब लिगेंड अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा तो यहाँ से सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाई होगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एम्पलीफाई होके एक ट्रांसड्यूसर के पास आएगा जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करेगा और ट्रांसड्यूस होने के बाद वो अपना फंक्शन शो करेगा, जो भी उसका काम होगा उस सिग्नलिंग का, ठीक है। तो इस तरीके के इस पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। इसको पूरा कहते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। समझ आया। ये जो पूरा पोर्शन है ये सेल बायोलॉजी का पोर्शन है, सेल बायोलॉजी की यूनिट में आता है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के बारे में। मैं यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि ताकि आगे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे वो सिर्फ डेवलपमेंट के ही टर्म होंगे, हम डेवलपमेंट पे ही बात करेंगे। तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन से आपको समझ में आ गया कि सिग्नल ट्रांसडक्शन हमें मिल गया। ट्रांस का मतलब क्या होता है, सिस का मतलब क्या होता है। सिस जो होता है वो खुद पे काम करता है, ट्रांस मतलब दूसरे पे काम करना, ठीक है। तो एक सेल का दूसरी सेल से जो इंटरेक्शन है, अगर वो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, कह रहा तुम हाथ बढ़ाओ, ये भी कह रहा तुम भी हाथ बढ़ाओ और हम दोनों साथ में इंटरेक्ट करेंगे, मिलेंगे, हैंडशेक हो रही है, तो ये हो गया जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। एक सेल बोल रही है कि नहीं हम तुम्हें कुछ भेजेंगे,
तुम्हें इसको रिसीव करना है, और दूसरी सेल उसको रिसीव करने के लिए थोड़ी डिस्टेंस पे, थोड़ी दूरी पर है, तो ये हो रही है पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब इधर देखिए, एक सेल है, ये कुछ तो भेज रही है, लेकिन ये जाके खुद पे ही काम कर रहा है, तो यानी कि खुद के रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है, तो ये हो गई है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, तो 3 तरीके की सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग एंड ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब यहाँ पे बाइंडिंग की भी बात करती है, अगर सेम रिसेप्टर से बाइंडिंग हो रही है, जैसे देखिए इस फिगर में देखना, यहाँ पे जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग है, अगर जो रिसेप्टर है, ये जो रिसेप्टर है ये भी येलो कलर का है और ये भी कलर येलो कलर का ही है, तो इस तरीके की बाइंडिंग हो रही है, तो मतलब होमोफिलिक बाइंडिंग हो रही है। ये येलो कलर का है और ये पर्पल कलर का है, इस तरीके की बाइंडिंग मतलब हेट्रोफिलिक बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर के बेसिस पर है, होमोफिलिक बाइंडिंग और हेट्रोफिलिक बाइंडिंग। ये पैराक्राइन का एग्जाम्पल है। जो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है वो थोड़ी लॉन्ग रेंज की होती है, ये लॉन्ग रेंज की होती है, डिस्टेंस पे। जैसे कि एक हार्मोन है, एग्जाम्पल में समझा रही हूँ, एक हार्मोन है, वो कहीं और से, उसका सोर्स कहीं और होता है, वो ब्लड में ट्रेवल करता है, वो कहीं और से निकलता है, उसका ब्लड में ट्रेवल करता है, और वो किसी और पर्टिकुलर स्पेसिफिक टारगेट या ऑर्गन पे काम करता है, फंक्शनल होता है, यानी कि यहाँ पे रिसीव किया जाता है। तो इस तरीके की लॉन्ग रेंज सिग्नलिंग जो चलती है वो पैराक्राइन सिग्नलिंग होती है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग के बारे में। जक्स्ट्राक्राइन मतलब सेल का सेल से इंटरेक्शन और एडहेशन, चिपकना। तो एक सेल दूसरे सेल से जब चिपकती है तो विद द हेल्प ऑफ कैडहेरिन। ठीक, कैडहेरिन एक प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल के नाम से भी जानी जाती है, कैल्शियम डिपेंडेंट एडहेशन मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इंटरेक्ट करती है दूसरे अपने बगल वाले सेल से, और कैसा इंटरेक्शन होता है, क्लोज्ड इंटरेक्शन होता है। इस कैडहेरिन प्रोटीन में, यहाँ पे देखना, इस कैडहेरिन प्रोटीन में, ये कैडहेरिन प्रोटीन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस कैडहेरिन प्रोटीन में 5 सब यूनिट होती हैं, जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यानी कि आउटसाइड दी सेल है, ये आउट है, आउटसाइड दी सेल 5 क्या कहते हैं कि सब यूनिट्स हैं, आउटसाइड दी सेल 5 सब यूनिट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल। ये इसको मैं अगर ऐसे पूरा कवर कर दूं तो ये एक पूरी सेल का फॉर्मेशन हो गया ऐसा, ये रही पूरी सेल। समझ आया? इसमें 5 तरीके की सब यूनिट है। इसका जो कैल्शियम बाइंडिंग साइट है वो है EC2। सेकेंड वाली सब यूनिट पे जब कैल्शियम बाइंड करता है तो ये इरेक्टेड फॉर्म में आ जाता है। और जब देखिए, जब कैल्शियम बाइंडिंग नहीं होंगे, मतलब जब सेल को, एक सेल का दूसरे सेल में मूवमेंट नहीं है, उसको एडिशन की जरूरत नहीं है, उसको डिटैच होना है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो कैल्शियम बाइंडिंग पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है जिससे एडहेशन होगा, एडहेसिव एडहेशन का रिकॉग्निशन होगा, वो साइड जो है वो अंदर की तरफ इस तरीके से मूव रहेगी, ओपन ही नहीं होगी, ओपन फॉर्म नहीं होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, जब क्लोज्ड होगा तो दूसरी सेल उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगी, जब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी तो बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। समझ में आया? तो इस तरीके से कैडहेरिन जो एक एडहेसिव प्रोटीन है, मतलब चिपकने वाली प्रोटीन है, वो काम करती है। ठीक है, हाँ, अभी तक हमने जो देखा था वो था कि आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर कैडहेरिन का जो ये पोर्शन है वो कैसे बाइंड होता है। सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, प्रोटीन, एक प्रोटीन होती है कैटेनिन प्रोटीन, जो उसमें 3 होती है, अल्फा बीटा गामा, 3 कैटेनिन प्रोटीन, कैटेनिन प्रोटीन, अल्फा कैटेनिन, बीटा कैटेनिन और गामा प्रोटीनिन। ठीक है, इस प्रोटीन के थ्रू सेल बाइंड करती है सेल स्केलेटन प्रोटीन से। तो सेल स्केलेटन के 3 फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल। इन दोनों की मोटर प्रोटीन है, इसकी मोटर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, मोटर प्रोटीन नहीं है।
इसके थ्रू बाइंडेड रहती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट का फंक्शन कैसे होता है? एक्टिन फिलामेंट में पॉलीमराइजेशन, ये नेटवर्क जैसा फॉर्मेशन करता है जो सेल को इंटीग्रिटी उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन करता है और यही सेल को मूवमेंट के लिए शो करता है। जैसे एक्टिन अगर इधर पॉलीमराइज हो रहा है तो इसका मतलब जो सेल है वो इधर की तरफ मूव कर रही है, यानी सेल की जो पहले पोजीशन थी वो इधर थी और अब वो अपनी पोजीशन से थोड़ी सी खिसक गई है, क्योंकि एक्टिन ने ऐसे आगे की तरफ मूवमेंट शो किया है। ऐसे ये जितना इधर से बढ़ता जाएगा ये इधर से उतना ही घटता जाएगा, ये जितना घटेगा ये इधर आगे बढ़ेगा। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो अब ये वाला जो पोर्शन है वो हट गया, सेल देखिए मूव हो गई ना वहाँ से वहाँ तक। तो इस तरीके का मूवमेंट सेल का शो होता है। अब जो कैडहेरिन, इस तरीके समझ में आ गया कि सेल अंदर से किस तरीके से बाइंडेड होती है। डिफरेंट टाइप की फिलामेंट से डिफरेंट टाइप की एडेशन मॉलिक्यूल बाइंडेड होती हैं, ठीक है। वो सेल जंक्शन में पढ़ेंगे आप सेल बायोलॉजी के पोर्शन में। अब कैडहेरिन प्रोटीन जो होती है उसकी टाइप होती है, पहला है ई कैडहेरिन। ई कैडहेरिन होती है वो अर्ली एम्ब्रियोनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एक ऐसी कैडहेरिन है जो जाइगोटिक स्टेज पे भी एक्सप्रेस होती है, ठीक। जाइगोट स्टेज पे भी एक्सप्रेस होती है और ये फॉर्मेशन करती है, यानी कि ई कैडहेरिन नाम है इसका और सबके नाम सबके काम के हिसाब से रखे गए हैं। ई कैडहेरिन फॉर्मेशन करती है एपी ब्लास्ट का। अगर इसका लॉस हो जाए, इसका लॉस हो जाए तो एपी ब्लास्ट भी नहीं बनेगा, एपी ब्लास्ट नहीं बनेगा। सेकंड है पी कैडहेरिन। पी कैडहेरिन जो होती है वो मिलती है प्लेसेंटा में, पी कैडहेरिन मिलेगी प्लेसेंटा में और ये प्लेसेंटा को अटैच करती है, स्टिक करके रखती है यूट्रस से, ये यूट्रस से प्लेसेंटा को चिपका के रखती है। थर्ड है एन कैडहेरिन। एन कैडहेरिन जो होती है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होती है नर्वस सिस्टम में, ठीक है, नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस होती है। और फोर्थ है आर कैडेरिन। आर कैडेरिन जो होती है वो रेटाइनल फॉर्मेशन के लिए होती है। तो जैसी कैडेरिन प्रोटीन है वैसा ही उसका काम है, ठीक है। और एक और क्लास है जिसका नाम है प्रोटोकैडेरिन। प्रोटोकैडेरिन जो होती है उसके पास अटैचमेंट की वो अटैच नहीं करती है, इनसाइड सेल के साइटोस्केलेटन से, यानी कि एक्टिन फिलामेंट से वो अटैच नहीं होती है। तो जितनी भी कैडेरिन है जो अभी तक आपने देखी है वो सब इनसाइड जो होती हैं वो कैटेनिन प्रोटीन से अटैच्ड होती हैं, वाया कैटेनिन प्रोटीन से वो एक्टिन से अटैच्ड होती हैं, लेकिन प्रोटोकैडेरिन जो है वो अटैच नहीं होती है, ठीक। ये तो हो गई कैडेरिन के बारे में। अब हम, ये हो गया आपका जक्स्टाक्राइन। अब हम पढ़ते हैं पैराक्राइन फैमिली में। तो पैराक्राइन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली के बारे में, एफजीए फैमिली के बारे में, देन हम देखेंगे हेडजॉग फैमिली के बारे में, देन डब्ल्यूएनटी और उसके बाद टीजीए बीटा। और एक चीज़ हम और पढ़ेंगे जिसका नाम है हिप्पो सिग्नलिंग के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है ये हिप्पो सिग्नलिंग, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के बारे में। एफजीएफ का मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अभी तक जितनी भी मेरे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अब आपको पता ही चल गया अगर फाइब्रोब्लास्ट की बात हो रही है तो उसका मतलब मसल्स की बात हो रही है, मसल्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होती है, ग्रोथ फैक्टर जो मतलब ग्रो कराएगा, किस पाथवे के थ्रू? वाया आर टी के पाथवे, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पाथवे। ये एक पाथवे है, इसमें क्या होता है एफ जी एफ वन एक लिगेंड है क्योंकि ये ग्रोथ फैक्टर है, ये एक लिगेंड है। इसको एसिडिक एफजीएफ भी कहते हैं और ये रीजनरेशन भी करते हैं। इसके बहुत सारे फंक्शन है, फंक्शन पे हम बाद में जाएंगे, सिंपल सा हम पाथवे समझते हैं कि ये लिगेंड है तो ये बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर से। इसका जो रिसेप्टर है वो है आर टी के, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसका मतलब इसके रिसेप्टर में टायरोसिन प्रेजेंट है, टायरोसिन प्रेजेंट है जिस पे फॉस्फोराइलेशन हो सकता है, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो सकता है। तो आर टी के, और ये काइनेज है, फंक्शन करेगा काइनेज की जैसे, मतलब ये दूसरे को भी फॉस्फोराइलेट कर देगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। इसके रिसेप्टर में टायरोसिन है जो खुद भी फॉस्फोराइलेट हो सकता है और ये एक काइनेज है, काइनेज दूसरे पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करता है। लिगेंड बाइंड करेगा अपने रिसेप्टर पे, रिसेप्टर पे बाइंड करने से एक से रिसेप्टर दूसरे रिसेप्टर से, मतलब होमोडाइमराइजेशन होगी, ये ऐसे दो डाइमर का फॉर्मेशन करेगा, ऐसा पास पास में आएंगे। पास में आने पे इनकी एक एडेप्टर प्रोटीन है,
एडेप्टर होता है ना, जैसे हम जो दूसरे से अटैच होती है, तो इनकी एक एडेप्टर प्रोटीन है जिसका नाम है सॉस। ठीक, सॉस एक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है। ठीक है, सॉस एक ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है जो कि ग्वानिन को हटा देगी, और ग्वानिन मतलब कि जीडीपी और जीटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल है। एडीपी का नाम तो सुना ही होगा, एटीपी का नाम सुना ही होगा। ठीक है, तो जीडीपी और जीटीपी, तो सॉस प्रोटीन है, उसके में एक जेफ भी है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है। ये रेस एक अलग दूसरी प्रोटीन है, रेस प्रोटीन, जो कि एक जी प्रोटीन है, ये एक जी प्रोटीन है। ठीक है, अब ये सब हम डिस्कस करेंगे, जीपीसीआर की अलग सिग्नलिंग है। बस मैं चाहती हूँ कि आप इसको बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये सिग्नलिंग कैसे चल रही है, पाथवे कैसे चल रहा है। तो सॉस प्रोटीन जेफ है, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर है। ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर किस पे काम करेगा, रेस पे काम करेगा। रेस जो है वो क्या करेगी, इसको देखिए यहाँ से, रेस एक और प्रोटीन है रैफ, उसको क्या करेगी, फॉस्फोरिलेट करेगी। रैफ मैक को फॉस्फोरिलेट करेगी, मैक ईआरके को फॉस्फोरिलेट करेगी, और ईआरके एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को फॉस्फोरिलेट करेगा, जिससे ये एक्टिव हो जाएगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन होगी और हमारी जो भी हम चाहते हैं वो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से ये सिग्नलिंग चलती है। ठीक है, इस सिग्नलिंग का जो पाथवे है वो इस तरीके का पाथवे है, कहाँ पे कैसे काम हो रहा है। फिर से एक बार ओवरव्यू देखेंगे। लाइगेंड आएगा, आरटीके पे बाइंड करेगा, रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होगा, डाइमराइजेशन होगा तो गैफ जो जेफ है वो यानी कि आपकी सॉस प्रोटीन वो आके बाइंड करेगी टायरोसिन पे, फॉस्फोरिलेटेड टायरोसिन पे बाइंड करेगी, और वो रेस को हाइड्रोलाइज कर देगी, मतलब जीडीपी से जीटीपी में कन्वर्ट कर देगी, एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, जीडीपी से जीटीपी में एनर्जी मिल गई, तुरंत एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये मैक, और मैक से ईआरके, और ईआरके से ये इनएक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से फॉस्फोरिलेट होकर एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये न्यूक्लियस पे अपने जाके पर्टिकुलर डीएनए पे जाके बाइंड कर जाएगा। ठीक है,